जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़ीम आदिल शेख है और आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए अपना व्लॉग हैश बनी का एपिसोड 4 लेकर। इस एपिसोड में हम आज डिस्कस इसका इसका उन्वान कह लीजिए, इसका उन्वान है रिजीम चेंज। ठीक है जी। अक्सर जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बात होती है तो पाकिस्तानियों को तकरीबन ये सवाल होता है कि भाई पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात कब तब्दील होंगे और कैसे तब्दील होंगे। इस सवाल का जवाब तो भाई किसी के पास नहीं है। न वो जिनको जो सितारों की चाल देखकर बता देते हैं, जो नंबर्स से बता देते हैं, हाथ की हथेलियाँ देख के और लकीरें देख के बता देते हैं, और वो सियासी सियासी तज्जिया निगार और वो फ़िलासफ़र्स। आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी इस सवाल का कोई बाकायदा जवाब हो सकता है, और मेरे पास भी नहीं होता, ना इस वक्त है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हम मट्टी को ऐसे उड़ा के बता सकते हैं कि हवा कहाँ की चल रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो मट्टी जो उड़ने वाली, हाथ से उड़ाई जाने वाली मट्टी है, वो किस तरफ को जा रही है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब इस अंदाज़े को लगाने में जो एक हम दुनिया पे नज़र डालनी पड़ेगी। दुनिया पे जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक ज़माने से दुनिया का सिर्फ एक ही रंग है, और वो है आप अमेरिका के दोस्त हैं या नहीं हैं, अमेरिका के दोस्त हैं या अमेरिका के दोस्त नहीं हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आप अमेरिका के दोस्त हैं या अमेरिका के मुखालिफ हैं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि या तो आप अमेरिका के दोस्त हैं या अमेरिका के दोस्त नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हम ऐसा क्यों नहीं कह पाते, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ज़माने में हम कहते थे कोल्ड वॉर, सर्द जंग, यानी उसको भी हम जंग नहीं कह पाते थे। वॉर इन बिटवीन अमेरिका एंड रशिया नहीं कह पाते थे, उसे भी हम कोल्ड वॉर कहते थे। तो बहरहाल वो कोल्ड वॉर भी आहिस्ता आहिस्ता जो थी उसकी भी शिद्दत कम होती चली गई, और फाइनली रशिया के रूस के टूटने के बाद, हिस्से उसके हिस्सों में बिखर जाने के बाद, वो इस हद तक धीमी हो गई कि यूँ समझ लें कि वो आग ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इंतहाई धीमी होके बहुत बहुत कम सतह पे चली गई। अब वक्त गुजर गया, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती चली गई। मैंने आपको अपने गुज़िश्ता एपिसोड्स में बताया है कि 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप और रशिया, जापान, चाइना, अमेरिका, तकरीबन तमाम लोग जो थे एक डिफरेंट माइंडसेट में थे। यूरोप, रशिया और जापान वगैरह, ये तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनके थे बर्बाद हो चुके थे, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी, उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स बर्बाद हो चुके थे, उनकी आवाम जो थी बहुत परेशान कुन हालात में थी। उस वक्त अमेरिका एक निस्बतन बेहतर सिचुएशन में था, क्योंकि उस ज़माने में उसने बहुत सारा सोना जमा कर लिया था, अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बेच के, और अपनी ज़रूरी प्रोडक्ट्स जो थी उसकी, उनको, क्योंकि उसके पास हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने यूरोप के हालात ख़राब हो गए थे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया था। जबकि अमेरिका के साथ ऐसा वाक़या नहीं था, वहाँ पे मामलात काफ़ी हद तक बेहतर थे, और वो अपने इंडस्ट्री को और अपनी ज़राअत को इस हद तक संभाले हुए था कि पूरी दुनिया को दोबारा से वो अपने पाँव पर खड़ा कर सके। और फिर उस वक्त, जैसा कि आपको बताया गया है कि मार्शल प्लान के तहत 3-4 इदारे, ज़्यादा इदारे बल्कि कायम किए गए, अक़वाम मुत्तहिदा, IMF, NATO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे, ताकि उस वक्त की जो मामलात हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स थे, उनको संभाला दिया जा सके। और उसके पीछे एक अज़्म ये भी था कि अमेरिका अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी के तौर पे कायम कर सके और दुनिया में मनवा सके, और डॉलर को दुनिया की ग्लोबल करेंसी के तौर पे बनवा सके। वो बहरहाल उस काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत हद तक या इंतहाई हद तक, वो इस में कामयाब रहा, और डॉलर आज के दिन भी एक ग्लोबल करेंसी के तौर पे सामने हमारे मौजूद है, और जो भी ट्रेड उसमें हो रही है वो सब डॉलर में हो रही है। उसकी वजह ये है कि सबको बहुत आसान लगता है कि डॉलर में ट्रेड कर लो, डॉलर के जो भी एक्सचेंज रेट्स वगैरह सब चीज़ें ऑलरेडी तय हैं, और बहरहाल वो गोल्ड बैक नहीं है, या उसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं है। तो उसके पीछे अगर आज के दिन कोई भी चीज़ है, जैसा कि मैंने पहले अपने प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर बताया है कि डॉलर
इज ओनली बैक्ड बाय अमेरिकन हेजेमनी। ठीक है, ये जुमला आपको जहन में रखना चाहिए कि जब तक अमेरिकन हेजेमनी कायम है, डॉलर की अपनी पोजीशन कायम है, और डॉलर की हेजेमनी को क्वेश्चन करने वाला जब तक कोई तैयार नहीं है, जब तक इस दुनिया में कोई डॉलर की अमेरिकन हेजेमनी को और डॉलर की ग्लोबल पोजीशन को क्वेश्चन करने वाला, उस पर सवालिया निशान खड़ा करने वाला जब तक कोई नहीं है, उस वक्त तक आपको मोनोपोलर वर्ल्ड को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, मोनोपोलर वर्ल्ड में ही रहना पड़ेगा। लेकिन आज 85 साल गुजरने के बाद सूरत हाल वो नहीं है जो 1942 में थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थी। आज सूरत हाल और मामलात बहुत बदल चुके हैं। चाइना एक कुव्वत के तौर पे दुनिया में सामने आता चला जा रहा है। यहाँ देखिए, अभी ये जो बात है ना, जुमला, इसको ध्यान में रखिएगा कि कुव्वत के तौर पे सामने आ रहा है, यानी इस बात को नहीं कहा जा रहा है कि एक और कुव्वत खड़ी हो चुकी है। इस बात को बबांगे दोहल नहीं कहा जा सकता कि चाइना अमेरिका के सामने एक कुव्वत के तौर पे खड़ा हो चुका हुआ है। ये कहा जा सकता है जी ठीक है, वो कुव्वत के तौर पे सामने आ रहा है, लेकिन जब तक कोई मुकाबला नहीं होता दोनों का, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान जब आमने सामने आए मार्के हक में, तो इंडिया के साथ जो हुआ वो सबसे ज़्यादा ट्रंप को मालूम है कि वो हर रोज़ एक तैयारा मजीद गिरा देते हैं। बहरहाल ये तो मजाक हो जाएगा ट्रंप की तरफ से, लेकिन हकीकतन ये है कि ये तय हो गया कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी उतनी पावरफुल नहीं है जितनी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया जानती है अच्छे से कि पाकिस्तान की बैक पर चाइना था और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी जो पाकिस्तान से मिलकर करेला नीम चढ़ा वाला हिसाब हो गई और वो टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गई। तो बात जो मैंने की कि जब तक अमेरिकन पावर टेस्ट नहीं होगी, जब तक चाइना की अमेरिका के साथ कोई मुंह दर मुंह, कोई आमने सामने कोई रिफ्ट नहीं आएगी, जंग नहीं आएगी, कोई सामने से मुकाबला नहीं आएगा, उस वक्त तक ये तय नहीं किया जा सकेगा कि हु इज वर्ल्ड पावर। अब दुनिया में पावर का जो क्या कहने के पावर को जो हम तय करेंगे, उसमें एक तो मिलिट्री पावर है। अब दो साइड्स और आ गई हैं, एक है इकोनॉमिक पावर और दूसरी टेक्नोलॉजी पावर। मिलिट्री पावर अब सेकेंडरी हो गई है, अब इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजी पावर जो है वो प्राइमरी हो गई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है एज कंपेयर टू मिलिट्री पावर। क्यों? अब आप देख सकते हैं, बात मैंने कहा था कि हमारा आज का सब्जेक्ट है रिजीम चेंज। मैं तो कहीं ड्रैग ना कर जाऊं बातों को, मैं दोबारा से आपको वहीं ले आऊं कि एक्चुअली मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की मुआशी और सियासी में पाकिस्तान में ये तब्दीली कब वाक़ई होगी, क्या पाकिस्तान सही जा रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं, सबके सामने है, मुझे इसमें अपने वर्ड्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ लोगों के बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ लोगों के इतने अच्छे नहीं चल रहे। अब उसके अंदर अगर मेजॉरिटी के अच्छे हालात नहीं चल रहे तो भाई पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, अगर मेजॉरिटी के हालात अच्छे चल रहे हैं तो पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। मैं इस बात के ऊपर अपनी कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, आप पर बीत रही है, आप जानते होंगे। बहरहाल अब हम इसको ये कह सकते हैं कि मुआशी और सियासी तब्दीली कब और कैसे वाक़ई होगी। तो जनाब इसके लिए एक बात समझने की ज़रूरत है कि 1942 से पहले जब बरतानिया दुनिया पर राज कर रहा था, कहते थे ना कि उसका सूरज गुरूब नहीं होता बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट का, बरतानिया का, बरतानवी हुकूमत का, कि अगर एक खत्ते के अंदर इस जहाँ पे बरतानिया की हुकूमत है सूरज निकल रहा है तो दूसरे खत्ते में किसी और खत्ते में सूरज डूब रहा है, यानी कि रात नहीं होने जा रही, कहीं ना कहीं सूरज मौजूद है। इतनी बड़े दुनिया के हिस्से पर बरतानिया की हुकूमत कायम थी। फिर जब 1942 में उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होती है,
जब उनके मुआशी हालात ख़राब होते हैं तो क्या होता है, तो रिजीम चेंज होती है। समझ रहे हैं? उनसे कोई लड़ने नहीं आया, मुख्तलिफ वजूहात बनती चली गई। सिर्फ एक यूके नहीं, बरतानिया नहीं, बल्कि वो तमाम तर ममालिक जिन्होंने दुनिया के दीगर ममालिक को कॉलोनाइज किया हुआ था, अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था, जिन पर अपनी हुकूमतें कायम की हुई थी, जिन पर कब्जा किया हुआ था, वो तमाम ममालिक पीछे हट गए। थोड़ी सी मैं आपको एक हल्की सी एक फील दे देता हूँ, ना तफसील तो बहुत बड़ी है। 1945 से 1980 तक, 1945 से लेकर 1980 तक 52 कंट्रीज में रिजीम चेंज हुआ। ठीक है, 52 कंट्रीज में। सिर्फ 1945 से 1960 तक 15 ईयर्स में 25 ममालिक के अंदर रिजीम चेंज हुआ। रिजीम चेंज मतलब वो जो ममालिक उन पर कब्जा किए हुए थे वो वापस अपनी क्या कहते हैं, अपनी कंट्रीज में वापस चले गए। अपनी हुकूमतें उनकी फोर्सेस, उनकी मिलिट्री, उनके लोग वापस अपने अपने ममालिक में चले गए। कुछ एक नंबर में आपको दे देता हूं, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लिखा था कि 1945 में इंडोनेशिया ने नीदरलैंड से क्या कहने के उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, आज़ादी हासिल की। 1946 जॉर्डन ने बरतानिया से, 46 में अमेरिका से फिलिपीन ने, 47 में इंडिया ने बरतानिया से, हम भी शामिल हैं, पाकिस्तान ने भी, 1947 में पाकिस्तान ने, ठीक है जी, और 1948 में इसराइल ने यूके से आज़ादी हासिल की। आप समझ रहे हैं, 42 के बाद उनके मुआशी हालात इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि वो इन ममालिक पर अपनी बदमाशी, अपना कब्ज़ा, अपनी हुकूमत कायम नहीं रख पा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं हो गया था कि ये तमाम तर ममालिक इतने कुव्वत हो गए, इतने कुव्वत हासिल कर चुके थे कि वो इन ममालिक को धकेल के बाहर कर दें, अपने मुल्कों से निकाल के बाहर कर दे। अच्छा, सिर्फ कोई एक ये नहीं कि सिर्फ यूके के हालात ख़राब हुए, हालात दुनिया के ऐसे पैदा हुए कि ये ममालिक उन कब्ज़ा किए वो ममालिक से, अपनी कॉलोनीज से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। मैंने अभी तक आपको थोड़ी सी बताया कि इसराइल 1948 में, फिर 48 में म्यांमार, 48 में श्रीलंका यूके से, 51 में लीबिया इटली से, अगेन 56 में सूडान यूके से, 57 में घाना यूके से, 1960 में कैमरून फ्रांस से। अब फ्रांस से अंदाज़ा लगाइए कितने ममालिक हैं जो सिर्फ फ्रांस से जो है ना, वो मैं नाम लेता जाऊंगा। और 1960 में, जस्ट 1 ईयर, 1960 में फ्रांस से आज़ादी लेने वाली ममालिक का नाम मैं बता रहा हूं आपको। कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कॉन्गो, साइप्रस तो यूके से हुआ था, गैबोन, आइवरी कोस्ट, मडगास्कर, माली, नाइजर, सेनेगल, टोगो। देखा आपने, इतने सारे ममालिक सिर्फ एक फ्रांस के कब्जे में थे और ये फ्रेंच कॉलोनीज थी। 1960 एक ही साल में आनन फानन फ्रांस को इन कॉलोनीज को आज़ाद करके वापस अपने घर जाना पड़ गया। ऐसा नहीं था कि इन ममालिक में कोई आज़ादी की तहरीकें चली या क्या हुआ और कि बहुत इतना ज़बरदस्त, अरे भाई वो भी हुई, ठीक है, जैसे पाकिस्तान इंडिया वगैरह में हम सब ने कोशिश की थी, वो सब अपनी जगह अनरेस्ट ज़रूर मौजूद था। हर कोई अपने अपने अंदाज में कुछ ना कुछ कर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आज 85 साल बाद, 1942 के 85 साल बाद आज दुनिया में अमेरिका के साथ साथ वो ममालिक जो 42 के अंदर बहुत कमज़ोर हो गए थे, आज उनकी इकॉनमी, आज उनके बहुत सारे मामलात बेहतर हो गए हैं। इसी तरीके से 42 तक पहुँचते पहुँचते वो मजबूत नहीं हुए थे शायद ममालिक, जो कॉलोनीज थी वो शायद इतने मजबूत नहीं हुए थे, बल्कि उनके ऊपर जो काबिज था वो कमज़ोर हो गया था। ये नुक्ता है क्या नहीं, कि जो काबिज था, जिसने अपनी रिजीम कायम की हुई थी, वो कमज़ोर हो गया था। अफ्रीका के ममालिक कमज़ोर मजबूत नहीं हुए थे, इंडिया मजबूत नहीं हुआ था, बरतानिया और फ्रांस ये कमज़ोर हो गए थे, काबिज
कमज़ोर हो गया था। इस नुक्ते को ज़हन में रखिएगा जब आप इस सवाल का जवाब निकालें कि भाई पाकिस्तान में सियासी और मुआशी हालात कब बेहतर होंगे, कैसे बेहतर होंगे और हम इन हालात से कब और कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, जब तक जो कुव्वत आप पर काबिज है वो कमज़ोर नहीं होती, उस वक्त तक आप कॉलोनी ही रहेंगे, आपके हालात ऐसे ही रहेंगे। तो आपको मुसलसल ये देखते रहना है, दुनिया पर नज़र रखनी है कि भाई जो लोग, जो कुव्वतें हम पर काबिज हैं, आज उनकी हालात क्या हैं, क्या वो मजबूत हो रहे हैं या वो गैर मजबूत हो रहे हैं, उनका वो कमज़ोर हो रहे हैं। अब कमज़ोर हो रहे हैं कि देखिए, कमज़ोर होने के लिए एक रफ्तार होती है, ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब आप कमज़ोर हो जाते हैं और आपके हाथ से पूरी बास्केट गिर जाती है, और बास्केट में चाहे आपके जितनी भी प्रोडक्ट्स रखे हुए हो, अंडे, टमाटर, मुर्गी, ये वो सब एक साथ गिर जाते हैं। जैसे फ्रांस के हाथ से 1960 में अफ्रीका के तकरीबन तमाम ममालिक गिर गए उसके हाथ से ये सारी कॉलोनीज उसके हाथ से छूट गई। उसके हाथ में इतनी कुव्वत नहीं रही कि इन कॉलोनीज को अपनी पकड़ में रख पाता। तो आपने आइंदा मेरे व्लॉग्स को इसलिए देखना है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि भाई दुनिया में किस रफ्तार से कौन सी कुव्वतें तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही हैं और कौन सी कुव्वतें मजबूत हो रही हैं, ठीक है। तो ये इसलिए आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करेंगे, लाजिम बात है सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको मेरे व्लॉग्स मुसलसल मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब मेरे चैनल को, तो प्लीज़ ये कर लीजिए, ताकि आपको मेरे पास से तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है ये मिलती रहे। आपको अंदाज़ा है ना कि एक आदमी भाई पाकिस्तान में चलो इस काम पे लग गया है, जो कि दुनिया भर से इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचा रहा है, तो अच्छी बात है, लेते रहिए। मैं तो व्लॉग कर ही रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे मेरी ज़रूरत समझिए, मेरा शौक़ समझिए, या मेरी जो भी समझिए, बहरहाल मैं तो ये काम कर ही रहा हूँ। आप जितना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं आप भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा एक फील दे दी कि भाई कौन मुल्क कब कैसे किस तरीके से इन कब्ज़ा गिर ममालिक से आज़ाद हुआ और उसकी वजह क्या थी। अब हम इससे जब आगे बढ़ते हैं, आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई हम आज़ाद कैसे होंगे। और जब तक रिजीम चेंज, किस चीज़ की रिजीम चेंज? रिजीम चेंज दुनिया की रिजीम चेंज, ममालिक की तो हो ही रही है ना। वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ ममालिक, कौमें मजबूत होती चली गई, और उन्होंने देखते रहे कि भाई किस जगह पे किस कौम का, किस मुल्क का किसके साथ क्या सलूक है। कुछ लोग ब्लफ हो गए एक दूसरे से, और कोई समझता रहा ये मेरा एनिमी है, जबकि वो उसका उतना एनिमी नहीं था। कोई कहता समझ रहा था ये मेरा दोस्त है, वो उसका उतना दोस्त नहीं था। वक्त के साथ साथ चीज़ें गुजरती गई, आगे बढ़ती रहीं, तो बहुत सारे ममालिक के ऊपर ये बात सामने आती चली गई कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दोस्त नहीं है। जैसे आज के दिन में हम देखते हैं यूएई का रवैया तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए बड़ा हैरान कुन है। सारे मुस्लिम ममालिक का ख्याल ये था कि यूएई हम में से है और हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, और मुस्लिम ममालिक का खैर खा है, मुसलमानों का खैर खा है। लेकिन जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब हम तक पहुंचती है, तो हमें लगता है कि भाई कहीं कुछ हम गलत तो नहीं सोच रहे थे, कुछ डिफरेंट मुख्तलिफ बातें नज़र आती हैं। सूडान में हमें नज़र आता है मुत्तहिदा अरब अमारात का इन्वॉल्वमेंट, तो भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यमन में नज़र आता है। इवन बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान में भी मुत्तहिदा अरब अमारात का कोई रोल है, जो कि वो उसको पॉजिटिव नहीं करते। तो भाई हमारा दोस्त था, लेकिन हमें बाद में महसूस हुआ कि शायद इस तरह इन दोस्ती के मामलात में कुछ मुश्किल है। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं इस मामले में दुबई और पाकिस्तान के ताल्लुकात, दुबई और मुस्लिम वर्ल्ड के ताल्लुकात, दुबई और सऊदी अरब के ताल्लुकात, और दुबई का मुस्लिम वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में दुबई का रोल, इसको मैं बहुत सारे दीगर व्लॉग्स के अंदर डिस्कस करूंगा। उससे बाद फिर जो भी नतीजा निकलता है वो आप लोग हैं
नतीजा निकाल के तय करने वाले आप जजेस हैं, आप जज कर लीजिएगा, आप फैसला कीजिएगा कि मैं तो सिर्फ बताता रहूँगा जो मुझे नज़र आ रहा होगा कि भाई दुनिया में ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उसी तरीके से अमेरिका और कनाडा, भाई वो तो एक ही थे, छोटा भाई बड़ा भाई, उनमें तो कोई मामला ही नहीं था। उन दोनों ममालिक के लोगों में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी कि हम दो मुल्क हैं। भाई वो ठीक है, दोनों की हुकूमतें अलग थी, दोनों के जो कह लीजिए कि प्रैक्टिसेस फ़र्क थी, लेकिन उन दोनों ममालिक के, उन दोनों कौमों के दरमियान में दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो जो एक दूसरे के बारे में कोई गलत ख्याल करते हों। अब अचानक अमेरिका ने कहा, सदर ट्रंप ने कहा कि कनाडा हमारा 51वां सूबा है, तो भाई उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर उसके बाद टैरिफ, और उसके बाद बहुत सारी बातें, और मार्क कार्नी जो वज़ीर आज़म है उनको अपना गवर्नर कहना, ये सब चीज़ें कैनेडियन पब्लिक के लिए, कैनेडियन अवाम के लिए, कैनेडियन कौम के लिए कोई अच्छा तासुर नहीं रखती थी, और उनका दिल बहुत ख़राब हो गया। शायद जस्टिन ट्रूडो होते तो इतने सख्त एक्शंस न लेते जितने मार्क कार्नी ने लिए, वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने, और उनके बारे में पूरे मैं वीलॉग्स में आपको बस डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि वो अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से कितने सख्त गिर होते चले जा रहे हैं, कितने सख्त फैसले करते चले जा रहे हैं, और कैनेडियन कौम किस कदर अमेरिका से दूर होती चली जा रही है। ये दूरी कोई एकाध फैसले की दूरी नहीं है, या कोई ऐसी ट्रेड डील नहीं है कि चलो जी दोबारा से प्रॉफिट बढ़ा दिया, कम कर दिया तो उसको दोबारा से ठीक कर लिया जाए। ये दिलों में रंजिश है, वो जो शीशा था, दिल का शीशा, वो टूटने वाली बात है, जिसको कैनेडियन कौम एकदम से भुला नहीं पाएगी। और दोनों के दरमियान, दोनों ममालिक, दोनों कौमों के दर्मियान एक शदीद दूरी जो है वाक़ हो चुकी है, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि जितनी चीज़ों पर अमेरिका कनाडा का डिपेंडेंट था, फर्ज की टूरिज्म ही ले लीजिए, अब वहां पर टूरिस्ट जाने को तैयार नहीं है कैनेडियन टूरिस्ट। अमेरिका टूरिज्म इंडस्ट्री बंद नहीं होती, सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं होते, उसके साथ एयरलाइंस, उसके साथ रेस्टोरेंट्स, फूड शॉप्स, उसके साथ दीगर वर्कर्स, टैक्सीज, न जाने क्या क्या क्या, वो सारी चीज़ें कम होती चले जाता है उनका कारोबार, और ऑफ कोर्स इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद ले ऑफ शुरू हो जाते हैं, ले ऑफ के बाद बेरोजगारी हो जाती है, बेरोजगारी के बाद फिर ऑफ कोर्स स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है, तो बहुत सारे इफेक्ट हो रहा होता है। और जबकि कनाडा थोड़े से फासले पर दूर नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा फासले से दूर हो गया है अमेरिका के। उसके बाद आ जाइए यूरोप। अभी ब्रसेल्स में अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है तमाम अक़वाम की, नेटो अक़वाम की, और उसके अंदर जो ट्रीटमेंट था उनका सदर ट्रंप के साथ, वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। मैं इस बारे में आपको पूरा व्लॉग दूंगा, पूरी बात बताऊंगा कि किस तरीके से किस मुल्क का क्या कहना था, और वो किस जगह पे अमेरिका को देख रहा था, और उसको फिर बाद में अमेरिका को कहाँ पे प्लेस करना पड़ा, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड प्लेस। यानी अमेरिका को नेटो से बाहर किए जाने वाले की, एक्सपेल किए जाने की बात हो रही है। उधर अमेरिका के अपने एक जस्टिफिकेशन है कि भाई जितने फंड्स हैं आप उसके अंदर बराबर की शिरकत करें, उसके अलावा वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त बताने की जो रिजीम चेंज के हवाले से जो हमारा सब्जेक्ट है, सिर्फ ये बताना काफ़ी है कि यूरोप अमेरिका से बहुत डिस्टेंस पे चला गया है। पहले कोई भी रिजीम चेंज करना होती थी दुनिया में, चाहे वो इराक पर हमला करना है, ईरान पर करना है, या लीबिया पर करना है, या कहीं और करना है दुनिया भर में, तो ये सारे यूरोपियन ममालिक जो नेटो का हिस्सा थे, वो तमाम तर अमेरिकन फोर्सेस के साथ जाकर लड़ा करते थे। एक बहुत बड़ी कुव्वत जो थी वो सामने वाली जो भी पार्टी होती थी, जो भी वो मुल्क होता था, उससे लड़ने के लिए तैयार होती थी। ऑफ कोर्स उन्हें डिफीट हो जाती थी। इतनी बड़ी कुव्वत के साथ कौन मुकाबला कर सकेगा। अब वही कुव्वतें जो कल तक अमेरिका के साथ एक पाँव में पाँव मिला के चल रही थी, कनाडा और यूरोप दोनों अमेरिका से डिस्टेंस होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब यही नहीं, एक तो आपके साथी आपसे दूर हो रहे हैं, आपकी कुव्वत कम हो रही है, दूसरा आपके जो अपोनेंट्स हैं वो इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। किस तरह? ब्रिक्स,
जब इकट्ठे होने के लिए अगर एक तरफ इदारे बना लिए गए थे यूरोप और अमेरिका को साथ मिलाकर, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक और नेटो और दीगर इदारे, तो उन सब ने मिलकर डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने में मदद की और अमेरिका को वर्ल्ड पावर बनने में मदद की। अब क्या होता है, एक एक कुवत तो खड़ी होगी ना, एक ब्लॉक तो बन गया, उसको हम कहते हैं एक ब्लॉक बन गया। अब बहुत जमाने तक सामने कोई कुवत नहीं खड़ी हो पा रही थी, तो अब एक ब्लॉक तश्कील दिया गया जिसको ब्रिक्स का नाम दिया गया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। रशिया और साउथ अफ्रीका वो ममालिक हैं जो गोल्ड प्रोड्यूस होता है जहां पर। चाइना और इंडिया वो ममालिक हैं जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है। ज्यादा आबादी मीन्स अ बिग मार्केट, बड़ी मार्केट्स हैं ये, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए ये बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। अमेरिका इसलिए बड़ी मार्केट है कि उससे वो पैसा प्रिंट करता है और पैसा उसके पास है तो बाय कर लेता है। अब यहाँ पे कंजम्पशन है, यहाँ पे इनको सिर्फ थोड़ा रिच होना है, इनको रिच होना है, इनको प्रेशर से बाहर आना है। अब ये रिच होंगे तो अब जैसे चाइना को ले लीजिए, चाइना की बाइंग पावर बहुत कम थी, अब चाइना की बाइंग पावर बहुत अच्छी है, तो अब चाइना भी बहुत सारे ममालिक के लिए अच्छी मंडी की हैसियत रखता है। इंडिया ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पब्लिक है। अब इंडिया के साथ साथ वो दीगर ममालिक भी जो ब्रिक्स का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, वो भी एक इकोनॉमी को सपोर्ट दे रहे हैं ताकि एक नई ग्लोबल करेंसी को डिज़ाइन किया जा सके, उसको राइज किया जा सके। और उसके लिए फिर एक और चीज़ जो चाहिए, एक और टूल जो चाहिए, दैट इज़ आपका फाइनेंशियल हाईवे, जिसको हम स्विफ्ट का नाम देते हैं। आपका स्विफ्ट की जगह पे ब्रिक्स पे जब लाने की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स आपके पास एक ग्लोबल करेंसी है, न्यू ग्लोबल करेंसी भी बनने जा रही है, और उसके बाद एक आपका ट्रांजैक्शन सिस्टम भी आपके पास आ रहा है अदर देन स्विफ्ट। और एक ब्लॉक जिसकी इकोनॉमी ऑफ कोर्स 50% से ज़्यादा है उन ममालिक के जो अमेरिका या अमेरिका के दोस्त समझे जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो उस ब्लॉक में जो अमेरिका का ब्लॉक था उसकी कुव्वत कम हो रही है। चाइना और ये जो ब्रिक्स से मुतालिक जो ममालिक है इनकी कुव्वत बढ़ रही है। तो एक कुव्वत खड़ी हो रही है ना सामने। जब ये कुव्वत सामने खड़ी होगी तो अब इंतजार एक बात का हो रहा है कि कोई एक दिन ऐसा आए जब दोनों कुव्वतों को टकराने का मौका मिले, और जब वो टकराएं तो उसमें फैसला हो कि कौन ज्यादा कुव्वत रखता है। मैंने आपसे कहा ना, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, एंड तीसरी अब चीज है टेक्नोलॉजी पावर। अब अगर कोई पावर कुव्वत इसका फैसला करेगी तो वो है टेक्नोलॉजी पावर। मैं अपने वीलॉग के इख्तिताम पे आ रहा हूं सिर्फ आपको ये बात बताकर कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करने की गलती करता है और अमेरिका को सख्त जवाब मिलता है, चाइना को, रशिया को अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट करने का मौका मिलता है। जी, अभी तक चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी को, स्पेशली चाइना की टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया गया है। ऑफ कोर्स अब ईरान, रशिया एंड चाइना, ये तीनों लोग टेक्नोलॉजी में, तीनों ममालिक टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे बेहतर हो गए हैं। उनको जैसे ही अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट करने का मौका मिलता है, जो कि अमेरिका ने अगर उन्हें फराहम कर दिया, तो मुझे लगता है कि अमेरिका का भी वही मामला होने जा रहा है जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ के जंग में, मार्का हक में इंडिया के साथ हुआ। वो इंडिया के नुकसान नहीं हुआ है सिर्फ, फ्रांस का राफेल बुरे हाल में आ गया, कंपनी बुरे हाल में आ गई, और यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर जो दुनिया का ट्रस्ट था वो कमजोर हो गया। तो आज अगर ये गलती अमेरिका ने की तो हो सकता है कि कल F-35 लेने वाला कोई मुल्क ना बचे, क्योंकि
ये तय हो जाएगा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी इज बेटर देन अमेरिकन टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का आदमी तो हूँ नहीं, मैं तो सीधा सीधा कारोबारी आदमी हूँ जिसको अपने कारोबार की फिक्र है और वो सिर्फ ये देख रहा है कि भैया दुनिया में क्या हो रहा है और मेरा कारोबार कब ग्रो करेगा और मेरी मेहनत कब वसूल हो पाएगी। तो जनाब, आपने मेरी जो भी एक रिसर्च थी, जो भी बातें थी वो आपने सुनी। होपफुली आपको इस पर कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। और दूसरी आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि कनाडा और मार्कानी, ये सब लोगों के मामला किस तरीके से अमेरिका के साथ चल रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं, उससे अमेरिका के ऊपर क्या किस तरह के असरात वाक़ होंगे। और वही बात फिर मैं आपको यूरोप और यूरोपियन दीगर कंट्रीज़ के मामला बता रहा हूँगा कि उनके अमेरिका से ताल्लुकात किस तरीके से हैं। फिर मैं ये भी बताऊँगा कि यूरोप के कंट्रीज़ में ख़ुद क्या हो रहा है, वो ख़ुद किस हाल से दो चार हैं। यही बातें फिर मैं आपको अमेरिका के बारे में बताऊँगा, गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। स्पेशली मैं आपको यूएई और यूएई का जो मामलात हैं दीगर वर्ल्ड के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है, वो सब चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मैं पहुंचा दूं। मुझे मेरे व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखते रहिएगा, व्यू करते रहिएगा और इसको आगे शेयर करते रहिएगा ताकि दोस्तों तक भी ये तमाम इंफॉर्मेशन पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने का। अल्लाह हाफिज़।